स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, यह साफ नजर आ रहा है कि गैर दलीय आधार पर हो रहे इन चुनावों में पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने ही बागियों को लेकर है। एक तरफ पार्टियों का रन, दूसरी ओर बागियों का चुनाव में खड़े होने का प्रण। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि रांची मेयर चुनाव के कैंडिडेट बीजेपी की ही कैंडिडेट है। इसके बाद भी रमा खालको समेत राज्य के सभी 9 मेयर सीटों पर के चुनाव में बड़ी तादाद में बागी कैंडिडेट आ गए हैं। क्या ये बागी बिगाड़ सकते हैं पार्टी के समर्थित कैंडिडेट की समीकरण? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। रांची में मेयर चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। रोशनी खलखो ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह शामिल थे। लोग रहते हैं उसी वार्ड में एक स्मार्ट वार्ड कार्यालय हो, एक ऐसा वार्ड कार्यालय, एक ऐसा मॉडर्न वार्ड कार्यालय जहां से उसकी छोटी मोटी समस्याएं जो भी होती है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, कार्ड बनाना, मूलभूत सुविधाएं, होल्डिंग टैक्स हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सारी चीजें हैं। सफाई की जो समस्या है उसके लिए कंप्लेन कहीं करना है, स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई जानकारी लेनी हो तब भी उसी वार्ड कार्यालय से छोटी छोटी जो जानकारियां हैं या फिर योजनाओं का भी जो पता चले तो स्मार्ट वार्ड कार्यालय से पता चले और उसका कैसे निदान हो, उसके लिए एक स्मार्ट कार्यालय हर वार्ड में खुले। कैसे सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग स्मार्ट डस्टबिन लगवाए और उसका उठाव, उसका रख रखाव कैसे सुव्यवस्थित तरीके से हो सके, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और जो निगम चुनाव हो रहे हैं, अगर किसी को क्रेडिट जाता है वो जाता है रोशनी खलको, जिन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया तब जाकर निगम के चुनाव शुरू हुए। जनता से 2026 यह संकल्प है कि 2026 रांची सुदृढ़ रांची, साफ सुथरी रांची और इंदौर की तर्ज पर यह रांची साफ सुंदर हो। यही संकल्प लेके हम सब आगे बढ़े हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि रोशनी खलको अगली महापौर रांची नगर की होने वाली है। रांची की जनता से मेरा आग्रह है कि प्रत्याशी समर्थित शब्द में मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। यह अलग विषय है कि चुनाव चिन्ह दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीदवार है। श्रीमती रोशनी खलको जी 2 बार उस वार्ड से 19 नंबर वार्ड, जिस वार्ड में मेरा निवास है, वहां से पार्षद रही हैं। 1 बार चुनाव जीत कर आई थी और 1 बार निर्विरोध चुनाव जीती। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्र करके नगर निकाय की सरकार अपने पक्ष में बनाने का पक्ष में। लेकिन जनता चालाक है, जानती है और जनता समझदार है। इन लोगों की सारी होशियारी ढेर रह जाएगी जब जनता आगे बढ़कर काम करे। पार्टी के द्वारा खुलकर समर्थन किए जाने के बावजूद रोशनी खलखो और उनकी तरह अन्य पार्टी समर्थित मेयर की राह आसान नहीं है, क्योंकि इस गैर दलीय चुनाव में कई जगह विद्रोही कैंडिडेट पार्टी की राह में कांटे बिछा रहे हैं। बीजेपी ने इस सिलसिले में 19 प्रत्याशियों को शो कॉज नोटिस देकर हफ्ते भर के अंदर जवाब तलब किया है।
निकाय चुनाव को लेकर बगावत सिर्फ बीजेपी में नहीं, तमाम पार्टियों में हो रही है। बागी होने के आरोप में कांग्रेस में भी कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। देखिए, कांग्रेस में बागी प्रत्याशियों की संख्या बहुत ही कम है। ये पूर्व में ही जिला कांग्रेस कमेटी ने तमाम वैसे उम्मीदवारों को जो समर्थित उम्मीदवारों के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा इस पे नहीं है भीड़ बागी प्रत्याशियों की, क्योंकि हमने एका बनाने का प्रयास किया और हद तक हमारे यहाँ एका बन करके ही समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम के मैदान में उतरने के बाद आरजेडी ने भी राजधानी रांची की मेयर चुनाव में दस्तक दी है। वार्ड से 3 बार पार्षद रही सुजाता कच्छप को आरजेडी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। तो हम अपने मेयर प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित मेयर प्रत्याशी हमारा जो 3 बार की पार्षद रही हैं वार्ड नंबर 7 से, और अभी वार्ड नंबर 7 में भी चुनाव लड़ रहे हैं और मेयर का भी चुनाव लड़ रही है रांची नगर निगम का, तो उसको हम अपना समर्थित उम्मीदवार घोषणा करते हैं। वो है सुजाता कच्छप। सुजाता कच्छप जी को राष्ट्रीय जनता दल अपना समर्थन दे रहा है और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थित एक प्रत्याशी होंगे। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूं कि इन्होंने मुझे समर्थन दिया और मैं समाज के एकदम अंतिम व्यक्ति निचले वर्ग के लोगों के लिए से लेके पटल पर अच्छा कार्य करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे हर जाति समुदाय धर्म के लोगों से सहयोग की आवश्यकता होगी और इसी सोच और विचार के साथ मैं इस पार्टी से इनके समर्थन को मैंने स्वीकार किया है। सुजाता कच्छप के मैदान में उतरने से रांची मेयर का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। दरअसल जहां बीजेपी का शहरी इलाकों में परंपरागत वोट बैंक है, वहीं रांची का पद एसटी के लिए आरक्षित है, जो जेएमएम का परंपरागत वोट बैंक है। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट रमा खलखो पहले मेयर रह चुकी हैं, लिहाजा वो पूर्व में किए अपने कामों को लेकर जनता के पास जा रही हैं। सुजाता कच्छप वार्ड 7 और करीब के वार्डों में पकड़ रखती हैं। वहीं आरजेडी के समर्थन के ऐलान से उन्हें धुर्वा से कोकर तक नए समूहों का समर्थन मिलने की आस बन गई है। महक मिश्रा, नक्षत्र न्यूज, रांची। नगर निकाय चुनाव में हर किसी को अपनी किस्मत आजमाना है और ये हालांकि दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके पार्टियों ने कड़ा रुख अपना लिया है और इस फेरिस्त में सबसे आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोगों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया है, ये आंकड़े ही बताते हैं कि 19 ऐसे नेताओं के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया गया है जो खुद चुनावी दंगल में है या फिर उनके सगे संबंधी चुनावी दंगल में है और वहां पार्टी समर्थित उम्मीदवार है। कांग्रेस का भी यही सूरत हाल है और सत्ता पक्ष में देखा जाएगा कि आरजेडी समर्थित उम्मीदवार, जेएमएम समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कितना बागी जो प्रत्याशी है वो बिगाड़ सकते हैं पार्टी के समर्थित कैंडिडेट का खेल। जाने समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दीनदयाल बनवाल जी हैं, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है दीनदयाल जी आपका। धर्मेंद्र महतो जी हैं, आरजेडी के नेता, बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। आशीष शीतल है, प्रदेश महासचिव है जेडीयू के, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। और स्वामी दिव्य ज्ञान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। शुरुआत हम दीनदयाल बनवाल जी से ही करते हैं। दीनदयाल बनवाल जी, पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी को कहा जाता है। बाला कमान ने, आपका प्रदेश नेतृत्व ने जो डिसाइड कर दिया वही लकीर मानी जाती है, लेकिन उस लकीर को बहुत लोगों ने लांघ दिया और लंबी फेरिस्त 19 लोगों के खिलाफ आप लोगों ने शोकॉज नोटिस जारी किया है, तो पार्टी विद डिफरेंस यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इब्राहिम जी, सबसे पहली बात यह है कि 3 साल तक लोकतंत्र को दबाने का कार्य इस सरकार ने किया है। लगातार बारंबार जब न्यायालय के द्वारा फटकार लगाई जा रही है थी, बार बार सरकार के तरफ से एक डेट दिया जा रहा था और उस डेट का निर्धारण अगर किसी ने कराया, न्यायालय तक इस बात को ले गई तो वह रोशनी खलको जी के द्वारा ले जाया गया। उसके बाद यह चुनाव होना तय हुआ। चलिए, अब रह गई, उन्होंने दलीय आधार से बाहर कर दिया कि नहीं, दलीय आधार पे चुनाव नहीं होगा। उसके कई बातें हो सकती है, कई बातें निकलेगी, दूर तक लग जाएगी। तो और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि
यह तय किया गया कि किसी भी हालत में हम बैलेट से ही चुनाव कराएंगे, जबकि काफ़ी विरोध हुआ कि इस जमाने में जब यहाँ की सरकार अगर आज चल रही है तो वह भी ईवीएम के भरोसे ही चल रही थी। आज अगर ये 54 सीट और 55 सीट लेकर जेएमएम कांग्रेस की सरकार चल रही है तो ईवीएम के सहारे ही चल रही है। फिर भी इन्हें विश्वास नहीं है, इन्हें विश्वास बैलेट पे है। तो ठीक है, बैलेट पे ही करके देख लीजिए। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब आप राज्य की जनता को अगर आप लोकतंत्र से बाहर रखेंगे तो इसका जवाब बैलेट के माध्यम से ही है। तो बैलेट के माध्यम से जनता देगी कि राज्य सरकार ने 3 सालों तक यहाँ का विकास को रोके रखा था। अब आ रहे हैं आगे रोशनी खलको के लिए रांची मेयर में के लिए रोशनी खलको का नाम एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के तरफ से है। उनके जो भी सहयोगी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनके कोई कैंडिडेट किसी के द्वारा, चाहे जनता दल यू हो, चाहे आप आजसू हो, कहीं से किसी के द्वारा किसी और को समर्थन नहीं है। ये हमारा रोशनी खलको का है जो जिनका जीतना तय है। अब आइए गठबंधन की तरफ से। गठबंधन ने अपना सारा धर्म भूल गया। रमा खलको कांग्रेस उतार रही है। नहीं, वो हम गठबंधन से पूछ लेंगे। सुन लीजिए। अरे बात आपका सवाल ये नहीं है। बात तो मैं वहीं पे आ रहा हूं। सारी बात कह दी, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। वहीं पे बात आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए। बहुत दूर से आ रहे हैं आप। मैंने दूर से तो आना पड़ेगा। जब 3 सालों तक सवाल पूछ लेंगे, मैं तो वही बोल रहा हूं, 3 सालों तक जब लोकतंत्र को दबाए रखेगा तो बातें तो दूर से करनी पड़ेगी। अब आगे आते हैं। लेकिन देखिए, जब रमा खलको कांग्रेस से कैंडिडेट है, जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट दिया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का अगर कैंडिडेट नहीं है तो दोनों में से किसी को भी समर्थन नहीं दिया। एक नया कैंडिडेट को समर्थन दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका गठबंधन बिल्कुल दरार आ चुका है, इनका गठबंधन चलने वाला नहीं है। और जैसे ही निगम का चुनाव खत्म होगा यह सरकार भरभरा के गिरेगी। अच्छा, इनके तो दरार आ गई, आप में तो खाई दिख रही है। आपके तो बागी नेता नहीं, ये संजीव कुमार को देखिए, चंद्रशेखर अग्रवाल को देखिए, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो पत्थर हाथ में लेके नहीं चलते दीनदयाल जी। नहीं, मैंने वही कहा इब्राहिम जी, पहले समझिए कि जो भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बाहर है, नोटिस जारी किया है और दरार गठबंधन में आ गए। अरे मेरी बात तो सुन लिया जाए। जो भी लोग खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आपको पता है कि संजय सेठ जी के खिलाफ भी कभी पूर्व के सांसद खड़े हुए थे। हस्र क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता भारतीय जनता पार्टी का इंटैक्ट है। कोई भी खड़ा हो जाए, नोटिस इसलिए दिया गया ताकि भाई जो हमारा संविधान है, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी है, उससे इतर नहीं करना चाहिए। परंतु अगर किसी का इच्छा हुआ या अति महत्वाकांक्षा है तो निश्चित तौर पे पार्टी नोटिस देगी, लेकिन वो लोग मुखी खाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सभी जगह से जीत कर आएंगे। चलिए दिव्यांश जी का रुख करते हैं। दिव्यांश जी, हाँ, आप ही के पास आ रहे हैं। दिव्यांश जी, किस रूप में देखते हैं हर जगह, हर गठबंधन में, चाहे एनडीए की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए इंडिविजुअल या फिर सरकार सत्ता पक्ष की, हर किसी को चुनाव लड़ना। और दूसरी बात तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सीपी सिंह का भी हम बयान सुना रहे थे। सीपी सिंह ने सीधे कहा कि रमा खलको जो है पार्टी की कैंडिडेट है, पार्टी समर्थित नहीं, पार्टी की कैंडिडेट है। क्या इसमें मामला बनता है क्या? देखिए, ये सब तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन माननीय दीनदयाल जगनाल जी से मेरा प्रश्न है कि इन्हीं को पार्टी का जो अनुशासनक का भंग करने की व्याख्या की गई है और अनुच्छेद में आइए, सार्वजनिक निकायों के चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध करना, इसमें वे निकाय शामिल नहीं है, इनको ये पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता। अब इनका जहां पर चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता, संविधान में ही लिखा हुआ है, तो ये जवाब है कि उनको क्या
जो किया गया है, प्रपोज करने के बाद क्या ऐसा होगा कि ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो अगर वो चुनाव में टिके रहे उनको पार्टी निष्कासित करने का हिम्मत रखती है, जबकि खुद संविधान का विरोध करके इन लोगों ने शो कॉज किया। देखिए, हम कार्रवाई वाला बात भी बोल दिए, पेज नंबर 13 और 14 पर। स्वामी जी, आपकी आवाज मुकम्मल नहीं आ रही, एक बार टेक्निकल टीम हमारी स्वामी जी से संपर्क कीजिए, जरा उनकी बातें पूरी तौर से हमारे पास आ जाए। हम रुक करते हैं, आरजेडी का रुख करते हैं धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, यहाँ तो जो बातें चल रही है कि भाई गठबंधन में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके विरुद्ध पार्टी के दूसरे उम्मीदवार उतर रहे हैं, बीजेपी ने 19 लोगों के खिलाफ शो कॉज दिया, लेकिन आप लोग तो सत्ता में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए, रांची ताज़ा उदाहरण है, आप लोगों ने सुजाता जी को दे दिया है समर्थन, जेएमएम का उम्मीदवार भी है, कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, तो किस रूप में इसको देखा जाए कि भाई इंटैक्ट होकर आप लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, एकला चलो की राह पकड़ लिया? सर, ऐसा है कि ये जो चुनाव है वो दलगत आधार पे हो नहीं रहा है। ऐसे जो सभी पार्टियां जो है अपना अपना उम्मीदवार दे रही हैं, तो उस कंडीशन में वो सरकार जो है वो, चूंकि पार्टी से अगर चुनाव होता तो वो मामला था, क्योंकि ये समर्थन की बात है। तो समर्थन में तो जो उसके विचारधारा से के अनुरूप जो है, जो भी उम्मीदवार हैं और उसको लगता है कि साफ सुथरी छवि की है, तो वैसे कंडीशन में जो है तीनों दल के लोगों ने अपना अपना उम्मीदवार रखा है, इसमें उम्मीदवार उतारा है। नहीं तो तीनों दल मिलकर एक उम्मीदवार देते तो जीत की संभावना बढ़ सकती थी ना। अब तो भाई वोट शेयरिंग तो गठबंधन में शामिल जो दल है उन्हीं के बीच होगा, तो ऐसे तो वॉकओवर देने वाली बात हो रही है। हाँ, ये तो माना जा सकता है, बट अब तो भाई पार्टी का डिसीजन, अब सभी पार्टियां अपने अपने ये में स्वतंत्र है। और मुख्य बात है कि जो दलगत आधार पे नहीं हो रहा है ना, मुख्य बात यही है कि अपने अपने स्तर पे सारे लोगों ने अपना अपना नहीं तो उसकी तो टीज दिख रही है ना। मेदिनीनगर में देखिए, पूर्व मंत्री केंद्रीय पार्टी की बिटिया चुनाव लड़ रही वहां मेयर पद के लिए, वहां जेएमएम से पूनम सिंह को समर्थन दे दिया गया, तो वो सरकार को 15 दिन का मेहमान बताने लगे, सरकार के खिलाफ आग उगलने लगे कि 15 दिन निकाय चुनाव के 15 दिन के बाद। वैसा नहीं हो, भाजपा के लोग वैसे ही पहले भी बोल रहे थे कि बस सरकार अब आने ही वाली है, बस। नहीं तो अब तो आपके लोग बोल रहे हैं, केंद्रीय पार्टी आपके गठबंधन के हैं, कांग्रेस के हैं। तो अब तो त्रिपाठी जी वाला बयान तो मैं नहीं सुन पाया हूँ। त्रिपाठी जी ने, मैं बता दे रहा हूं कि नम्रता त्रिपाठी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, केंद्रीय पार्टी की पुत्री है, और पूनम सिंह को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दिया। तो त्रिपाठी जी इस बात से इतना खफा हो गया कि कह रहे हैं कि भाई जेएमएम के लोग जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में, और गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। निकाय चुनाव के 15-20 दिन के बाद यहाँ खेला हो जाएगा। तो बीजेपी पर आरोप लगता था कि विपक्ष में रहकर ऑपरेशन लोटस कर रही है। ये कौन सा ऑपरेशन चल रहा है कि आप ही के दल में शामिल जो है कांग्रेस सत्ता में शामिल है, और वो बोल रहे हैं कि भाई विदाई है सरकार की? ना, वो किसी एक व्यक्तिगत लोग के बयान से इस तरह पूरे माने झारखंड के और पूरे ये कांग्रेस को या फिर गठबंधन को नहीं आंका जा सकता। कोई व्यक्तिगत उनका ये है, ठीक है, उनको अगर वैसा महसूस हो रहा है तो वो उनकी व्यक्तिगत राय है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है गठबंधन इसमें उनके राय से सकार रखता है, वैसा कुछ है नहीं। वो व्यक्तिगत तौर पर जो भी, चलिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि उस बयान को व्यक्तिगत बताकर अपना पल्ला झाड़ लेना, जबकि ये तो मतलब बीजेपी अगर इस तरह का बयान दे दे तो बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल आप लोग कर दीजिए। खैर, बहरहाल आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, आप लोग बहुत सुस्त पड़े हुए इस चुनाव में, और आप लोगों को मुझे लगा कि कहीं पूरी जगह नहीं तो मानगो में तो आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर समर्थन करेंगे, क्योंकि वहाँ बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी को उतारा। बन्ना गुप्ता और आपके जो विधायक हैं उनके बीच जो तलखियाँ हैं वो चुनाव में देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों आप लोग थोड़ा सा साथ समर्थन नहीं दे रहे बीजेपी का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा समर्थन तो है ही वहाँ पे, और हमारे जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, वो उनके साथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके सभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो क्या बोलते हैं जन आक्रोश है उसको फिर वो अपने पक्ष में करने के लिए सर तो अपना काम कर ही रहे हैं वहाँ पे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग सुस्त पड़ गए हैं। हमारी जो टीम है हमेशा लगी हुई है, और हम लोग काम कर रहे हैं, अपने अंदर से काम कर रहे हैं सर। अच्छा आशीष जी, अगर मान लीजिए कि जैसे बागी खेल बिगाड़ सकते हैं एनडीए समर्थित, बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का,
तो अगर मान लीजिए कि अगर खेल बिगड़ता है और उसका फ़ायदा गठबंधन को होता है, हालांकि गठबंधन की तरफ भी सूरत हाल वही है कि 1 अनार 100 बीमार वाली, तो भाई एज अ होल तो कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई माफ़ कीजिएगा, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप भी जेडीयू के एनडीए के हिस्सा हैं, क्यों ऐसा हुआ, लॉस हो गए आप लोग, क्लीन स्वीप हो गया, आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया, तो इसके लिए तैयार है क्या अगर ऐसा होता है? नहीं, वैसा हम लोग का जो आकलन है, हमारी जो क्या बोलते हैं रणनीति जो बनी है, वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। चूँकि सरकार जेएमएम का सरकार है, कांग्रेस समर्थित सरकार है और लोग त्रस्त हैं उससे, और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव की राह में हम लोग आए हैं, तो हम लोग का समर्थन मिलेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। घाटशिला उपचुनाव में भी आप लोग यही कह रहे थे कि सरकार से जनता त्रस्त हो गई है, घाटशिला का चुनाव तय करेगा कि सरकार से लोग खुश नहीं है। घाटशिला में तो आपके पक्ष में नहीं आया चुनाव? कभी कभी होता है ऐसा कि कभी कभी उसका उल्टे पड़ जाता है, लेकिन हम लोग का रणनीति है उस पर में हम लोग कायम है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग विजयी होंगे। हमारे समर्थित जो कैंडिडेट है वो विजयी होगी सभी जगह पर, ये हम लोग का भरोसा है। चलिए, तो एनडीए में शामिल जेडीयू का भरोसा है कि भाई इनके जो उम्मीदवार हैं, एनडीए या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, उनकी जीत होगी। स्वामी जी का रुख करते हैं। स्वामी जी, आवाज़ मुझे लगता है कि अब आपकी ठीक हो गई है। स्वामी जी, आप कुछ संविधान का हवाला दे रहे थे, कुछ उस चीज़ को हम चाहेंगे फिर आप दोहराइए। देखिए, बीजेपी के संविधान, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, अब क्लियर आवाज आ रही है जी। देखिए, जो बीजेपी का संविधान है, ठीक है, उसको मैं पढ़ के इनको सुना देता हूँ। जो क बिंदु है, क ख ग घ अंगा जी और च, ये 6 इनके यहाँ पर बिंदु हैं। और जो इनके चुनाव है, इस सार्वजनिक निकाय के चुनाव में, ठीक है, इनके अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करना, ये उनके अनुशासन में आता है। ठीक है, लेकिन इनमें वो निकाय शामिल नहीं है जिनके लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। अच्छा, तो ये प्रश्न है, और ये प्रश्न इनसे बनता है कि जो शो कॉज किया गया है वो तो पूरी तरह से इनके संविधान का विरोध है। और इसके बाद क्या ये गारंटी लेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे, और इसके पश्चात उनको सस्पेंड किया जाएगा या पार्टी से निकाला जाएगा? जैसे फूल जोशी पर आरोप लगे थे दलित महिला पर, उसने इस्तीफा दे दिया था दबाव में आकर। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, संजीव सिंह हैं, इनको पार्टी से निकाला जाएगा, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता बोल सकते हैं? और ये जो बात बोल रहे हैं कि सभी गठबंधन लड़ रही है, ठीक है, तो मुन्ना खान की बीवी जो लड़ रही है, आजसू समर्थन दिया है उसको लातेहार में, उस पर इनकी क्या राय? ठीक है, और ये इसका भी जवाब आपसे चाहेंगे। जो आपसे सवाल था, सीपी सिंह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैनिफेस्टो का जारी किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पार्टी की कैंडिडेट है, तो इस पे क्या मामला बनता है? देखिए, ये तो उनका बयान है, और ये पॉपुलैरिटी के लिए, भड़काने के लिए ऐसा वो बयान दे सकते हैं। वो उनकी निजी राय हो सकती है, अधिकृत तौर पर कांग्रेस की तो वो कैंडिडेट है नहीं। और मैंने आपके चैनल पर कहा था कि पहला जो मैंने ओपिनियन पोल किया था उसमें रमा खालको आगे थी। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे बयान आएंगे तभी ना उनके समर्थित कैंडिडेट के पक्ष में मामला बनेगा। अच्छा, धीरे धीरे धार्मिक कॉन्फ़िगरेशंस की ओर भाजपा ले जा सकती है, इस चुनाव को ले ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं। धीरे धीरे देखिएगा, धार्मिक उन्माद भी हो सकता है। चलिए स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने बीजेपी के जो नेता है दीनदयाल जी उनके लिए दे दिया है, वो सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे।
तो बीजेपी नेता नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह एनडीए समर्थित प्रत्याशी के तौर पर मानगो नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में। नीरज सिंह लगातार अपनी पत्नी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान नीरज सिंह ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि क्या सिर्फ एक ही परिवार को एमपी विधायक और मेयर पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार है? बन्ना गुप्ता ने तो जमशेदपुर का विकास नहीं बल्कि विनाश करने का काम किया। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने उनसे बातचीत की है। से भी नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यकर्ता भी हैं, लगातार पार्टी के लिए भी मेहनत की है। अब कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव की बारी है तो उन्हीं की पत्नी को पार्टी की तरफ से एक समर्थित प्रत्याशी भी बनाया गया है। हालांकि ये दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी नीरज जी कैंपेन आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना साथ मिल रहा है, नेताओं का कितना साथ मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संध्या जी को अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए सभी एनडीए के घटक दलों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एनडीए एक ऐसी पार्टी है, ऐसे लोगों को मिला गठबंधन बना है जो कि पूरे देश में विकास की धारा स्पीड को लोग तेज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में संध्या सिंह जी भी हैं, एक प्रत्याशी के रूप में मानगो नगर निगम की मेयर पद पे खड़ी हैं। आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि कितना बड़ा रुझान इनके तरफ में, जहां जा रही है वहां पे महिलाएं सिंदूर लगा के स्वागत कर रही हैं, लोग घरों से कुछ ला रहे हैं, कुछ इनको चुनरी ओढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बेटी को कितना अपने घर में समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये मानगो की बेटी है, मानगो की बहू भी है, और यही मानगो नगर निगम का ये चुनाव है। तो निश्चित रूप से लोगों के मन में है कि इस बार मानगो की बहू बेटी ही मानगो की प्रतिनिधित्व करे। चुनाव में बहुत देखा गया व्यक्तिगत छींटाकशी भी जो है वो शुरू हो गई है। विपक्ष को आप चुनौती के रूप में देखते हैं इस तरह से? देखिए, ये चुनाव है, व्यक्तिगत छींटाकशी का कोई जगह नहीं है इसमें, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। जो हमारे पिछले विधायक जी थे बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने 5 सालों में विकास नहीं किया मानगो का, उन्होंने विनाश किया है। इसलिए तो उनको यहाँ की जनता ने हराने का काम किया। और आप पिछले दरवाजे से फिर से अपने पत्नी को लेके आ गए कि हमारी पत्नी यहाँ से मेयर बनेगी। तो आप एक चीज बताइए कि आप एक एमपी का भी चुनाव आप ही लड़ते हैं, विधायक भी आप ही बनते हैं, मंत्री भी आप ही बनते हैं, मेयर भी आप ही बनेंगे, और तो और अपने भाई का भी उन्होंने दाई गुट्टू के एक मोहल्ले में उन्होंने अपने भाई गुड्डू गुप्ता का भी इलेक्टोरल में रजिस्ट्रेशन कराया कि उनको भी हम वार्ड से मेंबर बना के उनको डिप्टी मेयर बनाएंगे। तो अब खुदा न खास्ते वो वार्ड जो है महिला आरक्षित हो गया, नहीं तो उनको भी लड़ा देते हो। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी उनकी ये जो परिवारवाद की जो परिभाषा जो कांग्रेस में चलती है, वो कितना बड़ा वो उसका उदाहरण है कि एक ही परिवार के लोग इस मानगो पे क्यों राज करना चाहते हैं। क्या यहाँ के बहू बेटी के पास ताकत नहीं है? क्या बहू बेटी यहाँ की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती मानगो की? अच्छा नीरज जी, आपने बरसों तक मानगो के लिए लड़ाई लड़ी, पानी के लिए। अब अगर जनता आपको मौका देती है, आपकी पत्नी को मौका देती है, तो कितना आसान होगा यहाँ के लोगों के लिए काम कर पाना, उस समस्या को हल कर पाना? ये संध्या जी इस मानगो में रही हैं, इस मानगो में पली बड़ी हैं, वो यहाँ की बेटी भी है और यहाँ की बहू भी हैं, तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि मानगो में समस्याएं क्या क्या हैं। कोई टिस्को क्वार्टर में रहने वाले लोग जो 24 घंटा पानी बिजली मिल रहा है उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इनको एक एक गलियों से वाकिफ है, तो इनको पता है कि यहाँ की समस्या क्या है। और हम लोग एक डिटेल डीपीआर बना के प्लानिंग करके ही हम लोग मानगो में एक विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आएंगे प्रचार में? कौन कौन आ रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग आ भी रहे हैं, और आज कल से ही सरजू राय जी लग गए हैं इसमें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी आ रहे हैं, और प्रदेश के बड़े बड़े नेता अर्जुन मुंडा जी, रघुवर जी, पूर्णिमा दास जी, सब लोग आज से इस क्षेत्र में अपना समय दे रहे हैं। लोग एक एक क्षेत्र को पकड़ के सभी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, और भरपूर कोशिश सभी लोग अपने ताकत को लगा रहे हैं कि इस बार किसी भी हाल में मानगो की बेटी ही, मानगो की बहू ही यहाँ से मेयर बने। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए नीरज जी। तो निश्चित तौर पे जो मेयर चुनाव है, इसकी लड़ाई अब कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई है, और ये दावा किया है नीरज जी ने कि चूंकि उनकी पत्नी इसी मानगो से है, इसी मानगो की बहू है, इसी मानगो की बेटी है, और मानगो की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझती हैं, जनता का भी साथ मिल रहा है, पार्टी का भी साथ मिल रहा है। जाहिर तौर पर इस बार इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी है संध्या सिंह ही जीत हासिल करेगी। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, रिजल्ट परिणाम क्या कुछ होता है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, जमशेदपुर। तो बीजेपी के विधायक है रागिनी सिंह, उनके पति संजीव सिंह भी पूर्व विधायक है और चुनावी दंगल में है। पार्टी ने उनके खिलाफ भी शोकॉज लेटर जारी किया है। शोकॉज लेटर पर क्या कुछ उनकी राय वो सुनते हैं।
ने कार्रवाई की भी बात कर दी है, चूंकि पार्टी के बियॉन्ड आप चुनाव, वैसे पार्टी दलगत ये चुनाव है नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने चुनाव लड़ा, चूंकि पत्नी भी आपकी विधायिका है, तो ऐसे में क्या लगता है पार्टी ने कार्रवाई की बात कही? देखिए, आप एक जहां तक रागिनी जी जो झरिया से विधायक हैं उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि किस प्रकार से आप चुनाव जो लड़ रहे हैं तो वो अपना जो उनका दायित्व है वो उस पर काम कर रही हैं। वो अपने स्तर से जो उनको पार्टी का जो उनका निर्देश होता है उस पर काम कर रही हैं। कभी आप ये देखे होंगे कि वो हमारे साथ या हमारे कोई कार्यक्रम में या हमारे नॉमिनेशन तक में वो नहीं गई। तो जो उनकी बंदिशें हैं, जो उनका अपना जो कर्तव्य है उसको वो कर रही हैं अपने। चलिए वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और मेहमानों में सबसे पहले हम दीनदयाल जी के पास चलते हैं। दीनदयाल जी, स्वामी दिव्यानंद जी ने जो बताया कि आप लोग जो शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं वो आपके ही अपने संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आप लोगों के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि भाई जिसको पार्टी सिंबल नहीं दिया और ये दलगत आधार पर नहीं है, तो इसको किस रूप में जस्टिफाई आप करते हैं? नहीं, देखिए इब्राहिम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब घोषित किया और भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई कार्यकर्ता अति महत्वाकांक्षा में अपना नाम आया तो उन्हें नोटिस दिया गया। परंतु एक बात मुझे बहुत अजीब लगा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं स्वामी जी और राजनीतिक पत्रकार भी कहते हैं, एक आध प्रश्न उन्हें कम से कम आरजेडी और कांग्रेस से भी पूछ लेना था कि उन लोग की पार्टी तो कहीं की भी नैतिकता नहीं रखी, कहीं की भी नैतिकता नहीं रखी। अगर रांची का ही उदाहरण ले लीजिए तो तीनों लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे उनको वास्ता नहीं था, उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करना था। चलिए कोई बात नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे उनका कोई अलग आकलन रहा होगा। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप पहले समझिए कि अगर आज जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो यह उनका बड़प्पन है और ये हम लोग का इंटैक्ट होना है, ना कि विषय से विषयांतर क्यों कर रहे हैं? अरे विषय से विषयांतर तो आपने किया है स्वामी जी। स्वामी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता का कुछ तो मान रखिए, कुछ सवाल तो सरकार के पक्ष से भी कर लीजिए, इतना समर्पण मत कीजिए। सुन लेते हैं दीनदयाल जी क्या बोल रहे स्वामी जी। क्या स्वामी जी कुछ जवाब दे रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं, मैंने उनसे प्रश्न पार्टी के संविधान और उनके नोटिस पर किया है। मैंने उसका जवाब पहले ही दे दिया स्वामी जी। मैंने स्वामी जी पहले ही जवाब दिया, परंतु आप भी अपने पत्रकारिता का थोड़ा तो मान रखिए और कुछ जो जहां दिख रहा हो एकदम सामने से दिख रहा है स्वामी जी, कम से कम स्वामी जी उसका तो ख्याल करिए। प्रश्न किया है आपसे कि आपका संविधान इस पर, मैंने उसका जवाब पहले ही दिया है, मैंने उसका जवाब पहले ही दिया स्वामी जी, शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। मैंने पहले ही उसका जवाब दे दिया है। मैंने प्रदीप वर्मा जी से भी फोन पर बात किया है। नहीं, आप प्रदीप वर्मा जी से बात कीजिए, आदित्य साहू जी से बात कीजिए, परंतु उसका जवाब मैंने आपको और अपने दर्शकों को दे दिया है स्वामी जी। परंतु आपसे भी ये उम्मीद मैं करता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए दीनदयाल जी, चलिए स्वामी जी। अच्छा दीनदयाल जी, एक चीज बताइए, आप कह रहे भाई ये तो पार्टी का संविधान वाला सवाल जो स्वामी जी ने पूछा था उसका आप बात कर रहे हैं। आप जो उधर बता रहे थे कि गठबंधन में दरार आ गई है, जो मुन्ना खान की पत्नी को आंसू ने समर्थन दे दिया है, वहां आपके भी उम्मीदवार हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए दो चीजें बहुत स्पष्ट है। अगर कहीं उनको लगा कि भाई इनको समर्थन देना चाहिए, उन्होंने दिया है, ठीक है, आने वाला कल लगेगा कि देखा जाएगा क्या होगा। परंतु एक बात आप तय समझिए कि एकाध कहीं अगर पूरे झारखंड में ऐसा दिखा होगा तो दिखा होगा, अन्यथा हमारी तीनों पार्टियां जो हमारे साथ इंटैक्ट है, जनता दल यू और आजसू, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ है और हम उनके समर्थन के साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पे आने वाला कल ऐसा दिखेगा कि उनके समर्थन से जो एनडीए गठबंधन की जो हमारे कैंडिडेट हैं, हालांकि ये दलगत से ऊपर है, परंतु ये निश्चित तौर पे आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम चुनाव और निकाय चुनाव में पूरा परचम लहराने जा रहा है 19 बागियों के साथ। ये तो आपके लिए केक वॉक है
लेकिन फिर भी क्या आप 50% भी नगर निकाय चुनाव में इतना महागठबंधन अलग रहा है, क्या 50% नगर निकाय चुनाव भी आप जीत पाएंगे? आप निश्चिंत रहिए स्वामी जी, आपका पत्रकारिता का मैं सलाम करता हूं। चूंकि अगर मैं आपसे चाहूँ तो मेरे पास एक वार्ड का ओपिनियन पोल है रांची का। नहीं, निश्चित तौर पे आपके पास होगा। तो मैं आपसे एक वार्ड पर भी आपसे चर्चा कर सकता हूँ यहाँ पर। नहीं, एक दिन जरूर मैं आपके साथ बैठूंगा एक वार्ड वाइज, और मैं भी आपको उसका एक वार्ड वाइज जवाब दूंगा। परंतु आपको बता रहा हूँ 6 नंबर वार्ड में पायल सोनी और रणधीर रजक 2 बीजेपी के लोग खड़े हैं वार्ड में। कांग्रेस से कौन खड़े हैं? क्या बोलेगी? कांग्रेस से कौन खड़े हैं 6 नंबर वार्ड में? कांग्रेस से कौन खड़े हैं 6 नंबर वार्ड में? रणधीर रजक की पत्नी हीना देवी है और पायल सोनी जो महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष है। हाँ, निश्चित तौर पे। हाँ, दोनों लड़ रहे हैं वार्ड में। तो वहां पर 23 तारीख का इंतजार किया जाए स्वामी जी। मुझे लग रहा है 23 तारीख का इंतजार करना ही बेहतर होगा। चलिए, चूंकि आप भी एक आकलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना आकलन है। चलिए धर्मेंद्र जी का रुख करते। धर्मेंद्र जी चलिए, ठीक है भाई, बागियों की लंबी फेरिस्त बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस है उसने एक काम किया कि भाई शो कॉज, जब आप पूछा कि ऐसा क्यों आप पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के अगेंस्ट क्यों सवाल चुनावी मैदान में, आप लोगों की तरफ से वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। जिसको मन है चुनाव लड़ जा रहे हैं। गठबंधन एज अ होल अगर आप लोग समन्वय नहीं है आपस में, ये बात तो यही दर्शाता ना कि आप लोग चुनाव से पहले बैठकर चर्चा नहीं किए कि हम लोग इस अपना कैंडिडेट यहाँ पर देंगे, अपना कैंडिडेट वहाँ देंगे। और आरजेडी तो इसमें बहुत लास्ट में आप लोगों ने सुजाता जी को समर्थन दिया है, उससे पहले तो आप लोग लिस्ट में थे भी नहीं। कांग्रेस और जेएमएम के बीच उम्मीदवार दोनों चुनावी मैदान में थे। आरजेडी ने मैक्सिमम जगह जो है वो माने गठबंधन से समर्थित जो उम्मीदवार वार्ड में है, मैक्सिमम जगह जो है वो समर्थन देने का ही काम किया है। चाहे वो माने सिर्फ रांची में 6 वार्ड जो है वहाँ अपने डायरेक्ट वे में लड़ रहा है, बाकी सारे वार्डों में वो जो है गठबंधन के साथी को समर्थन किया है। अब रह गई डिप्टी मेयर में, भले मेयर में, मेयर वाले में सभी दल ने अपना अपना उम्मीदवार दिया है, मतलब समर्थित उम्मीदवार दिया है, और हम लोगों ने भी अपना समर्थित उम्मीदवार दिया है सुजाता कच्छप को। नहीं, ये तो हम लोग जान ही रहे, मतलब इसकी मतलब क्या जरूरत आन पड़ी, समर्थन दे देते इसमें भी गठबंधन से जो लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस चाहे जेएमएम के उम्मीदवार को। नहीं, वो बात तो थी, लेकिन अब इसमें जो है पूरे राज्य स्तर पर जो है समन्वय उस तरह का नहीं बन पाया होगा, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। चलिए अब आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, जो बीजेपी के बड़े नाम, बड़े चेहरे मैं देख पा रहा हूँ, चंद्रशेखर अग्रवाल, धनबाद की बात करें तो चंद्रशेखर अग्रवाल पूर्व मेयर हैं, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, जेएम ज्वाइन कर लिया। संजीव सिंह, उन्होंने पत्र भी लिखा था चुनाव की घोषणा से पहले कि भाई मैं यहाँ का उम्मीदवार हो सकता हूँ, लेकिन संजीव अग्रवाल को वहाँ से टिकट दे दिया गया। बड़ा नाम, बड़े चेहरे। तो बीजेपी में जो लोग हैं, जैसे राजकुमार जी का भी नाम, राजकुमार श्रीवास्तव, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया। अनिल यादव है, सुनीता साहू, मतलब कुछ बड़े नाम इस लिस्ट में मैं देख पा रहा हूँ। किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप घटक दल हैं एनडीए के, किस रूप में देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे जो समर्थित हमारे जो मतदाता हैं, मतदाता का हमारे पक्ष में ही मतदान करेंगे, और चूँकि पार्टी जिसको समर्थन जब दे देती है तो मतदाता का भी मूड उसी तरफ चला जाता है। ये हम लोग का देखना हुआ है, हर समय देखा गया है। तो हम लोग समझते हैं कि जहाँ भी कैंडिडेट को समर्थन किया है पार्टी ने, वहाँ जीतेगी सरकार हमारी। अच्छा, पर जनता को ये मैसेज नहीं जाएगा जी आशीष जी कि भाई ये भी बीजेपी से है, ये भी बीजेपी से है, दोनों आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम किधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, अगर जो आप लोगों की विचारधारा से जुड़े हुए हैं? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसा बताया था कि जो हमारे समर्थन में समर्थित मतदातागण है, मतदातागण का रुझान हमेशा पार्टी समर्पित होता है, और हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि हमारा जो वोट प्रतिशत है उसमें हमेशा बढ़ता रहा है।
तो हम लोग देखते हैं कि भाई जो हमारे विरोध में हमारे दल के ही लोग अगर खड़े भी हुए हैं, लेकिन लोग समर्थन करेंगे, हमारा जो कैंडिडेट है जिसे हम लोगों ने समर्थन किया है उसे ही करेंगे। चलिए एक बार स्वामी जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, इधर जो बीजेपी का हम बता रहे थे कि कितने बागी हैं, अगर इंडी गठबंधन में देखिएगा तो वहां पर कोई दल नहीं, जो दल में शामिल घटक दल है वही सब अपने अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। चाहे रांची की बात की जाए और मेदिनीनगर में तो तल्खियां अब साफ देखने को मिल रही है कि एन त्रिपाठी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। देखिए, वो चाहते हैं एंटी बीजेपी जो वोट्स है जी तो उनके प्रति जाए, लेकिन जो विषय है वो स्पष्ट विषय है यहाँ पर कि वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, पूनम सिंह जो जेएमएम की प्रत्याशी हैं उनके पूर्वजों के द्वारा बताए गए, ठीक है, तो उस तरफ जा रहा था। तो एंटी बीजेपी काउंटर करने के लिए केएन त्रिपाठी ने उनको ऐसे बयान दिए, ऐसा मैं मानता हूं। अब यहाँ आरजेडी ने लातेहार में भी उम्मीदवार दिया है, देवघर में भी उम्मीदवार दिया है, कई जगह उम्मीदवार दिया है। तो ये तो साफ तौर पर जो बहुत सारे आकलन कहते हैं कि अगर महागठबंधन में भेद होता है तो एक संभावना बनती है कि जेएमएम और बीजेपी के तरफ सरकार बनने की ऐसी अफवाहें फैलती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इसका विरोध करते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे तो देखा जाएगा। और जो आशीष जी बोल रहे थे जी धनबाद के मेयर के बारे में, उनको क्या पता है कि 1300 महिलाओं के द्वारा संचालित एनजीओ का पूरा समर्थन चंद्रशेखर अग्रवाल जी के साथ है, और बीजेपी के जो झरिया, जामाडोआ और इस सब क्षेत्र के, डिगवाडी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो सूरजदेव सिंह के जमाने से उनका समर्थन करते आए हैं, वो क्या बीजेपी को वोट करेंगे कैडर की तरह? जनता मजदूर संघ का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पर, धनबाद में, सरायढेला में सिंह नेल्सन है, और जो इम्पैक्ट है किसको काउंटर कैसे कर रही है बीजेपी और जेडीयू, दोनों बताएं। जी जी अच्छा स्वामी जी, ये एक सवाल आपसे ये भी ले लेंगे, जो दोनों तरफ गठबंधन में, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, सूरत हाल कहाँ ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं दल के आधार पर अगर देखा जाए तो? देखिए, ये स्वाभाविक है कि अभी एडवांटेज बीजेपी है, अभी एडवांटेज बीजेपी है। अगर चारों तरफ से ओपिनियन पोल निकाला जाए जी तो एडवांटेज बीजेपी है, लेकिन बहुत जगहों पर एडवांटेज बीजेपी इसको लाभ उठा नहीं सक रही। देखिए, जैसे अगर मेदिनीनगर की बात की जाए, ठीक है, तो वहां मंगल सिंह की पत्नी रिंकू सिंह खड़ी है, परशुराम ओझा की पत्नी जानकी ओझा खड़ी है। तो राजपूत और ब्राह्मण वोट जो कि मेजॉरिटी में है, तो वो तो बिल्कुल इनसे कट रहे हैं, और इनका जो ब्राह्मण बहुल्य और राजपूत प्रभावी है जहां जी, उनको पूरी तरह से, जैसे गढ़वा में वहां अलग पांडे बागी खड़े हैं बीजेपी के, वहां ब्राह्मण बहुल्यता है, लेकिन वहां ओबीसी को इन्होंने दे दिया है। पलामू में, मेदिनीनगर में, वहां पर भी अगर ब्राह्मण और फॉरवर्ड को देखा जाए
तो ओबीसी से अधिक जनसंख्या है, वोटर्स अधिक हैं, लेकिन वहां पर भी ओबीसी कैंडिडेट दे दिया है इन्होंने। और गिरिडीह में कामेश्वर पासवान पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष, उनको इन्होंने दे दिया, उनके जगह पर नए आगंतुक को दे दिया है जो ना कभी पार्टी दायित्व में रहा, ना जनता से जुड़ा। एक मैरिज हॉल के ऑनर को आपने दे दिया वहां टिकट, और जो जनता के बीच में रहा उसको टिकट नहीं दिया। चलिए, बहुत गंभीर सवाल उठाया है स्वामी जी आपने। इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं दीनदयाल जी कुछ बोलना भी चाहते हैं। दीनदयाल जी, सबसे पहले मैं जवाब देता हूं अपने दर्शकों को कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी हमारी पार्टी छोड़ चुके हैं। जब हमारी पार्टी छोड़ दिए हैं तो हमारी विचारधारा भी छोड़ दिए हैं, और उन्होंने जेएमएम का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पे जेएमएम का जो विचारधारा के लोग होंगे वही उनके साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इंटैक्ट है अपने अधिकृत उम्मीदवार के साथ, और जनता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वहाँ के विधायक हों या फिर सांसद हो, उनके साथ खड़ी है। और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कहीं कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो कुल मिला के जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट देती है तो एक एक कार्यकर्ता उसमें अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के हिसाब से चलती है, और एक एक कार्यकर्ता निर्देश का पालन करती है। कुछ अति इच्छुक रहते हैं चुनाव लड़ने का, उनकी बात अगर छोड़ दिया जाए तो कार्यकर्ता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मिलकर जो भी अधिकृत हमारे उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट जाएगी। और मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि जीत में कहीं कोई खलल पड़ने वाला नहीं है। यह 23 तारीख के बाद जैसे ही चुनाव का ये रिजल्ट आएगा, सभी को पता चल जाएगा, और दर्शक खास करके वोटर्स, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के साथ ही जाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आकलन 10 लगाए जा सकते हैं, स्वामी जी ने भी कुछ आकलन लगाया है, परंतु स्वामी जी का एक आकलन यही रहा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही नगर निकाय और नगर निगम चुनाव जा रहा है। तो निश्चित तौर पे उनका भी झुकाव यही है, उनका जो अपना आकलन है। ठीक है, 2-4 सीट कम बेसी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की जीत होगी, और नगर निकाय और नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। चलिए धर्मेंद्र जी, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं दीनदयाल बनवाल जी। डिफरेंसेस गठबंधन में शामिल तमाम दलों के बीच, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी आप लोग ये कॉन्फिडेंस ला पा रहे हैं क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस इसलिए कि जनता जो है वो जागरूक है, और पहले भी जनता जो है विगत अभी विधानसभा में भी परिस्थितियां आप देखे ही होंगे कि कैसी परिस्थिति रही विधानसभा में। तो जनता जो है वो जागरूक है। जनता भले ही तीनों दल के उम्मीदवार हैं, समर्थित उम्मीदवार, बस जनता लेकिन विचार करेगी, और विचार करके वो अपने से जो साफ छवि के हैं, और जो प्रत्याशी तीनों में से जो सुपीरियर प्रत्याशी है, मैं समझता हूं कि जो गठबंधन से के जो वोट है गठबंधन से के लोगों जिस पर जो है इन तीनों दल पर जो जनता का विश्वास पहले से जो कायम है, जिसलिए अब दूसरी बार जो सरकार बनी है, तो ऐसा जो जनता का जो मूवमेंट है वो तीनों में से जो प्रत्याशी सुपीरियर होगा उसके पक्ष में जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। चूंकि तीनों दल अपना अपना उम्मीदवार दिया है, लेकिन जनता विचार करेगी कि कैसे भाजपा के जो समर्थित उम्मीदवार है उनको हराने के लिए कौन सा जो प्रत्याशी गठबंधन का जो है वो मजबूती से है, उसको वो समर्थन करेगा। दीनदयाल जी, कम शब्दों में रखिएगा, समय नहीं, इनके धर्मेंद्र जी का बात का सिर्फ एक ही जवाब मैं दे रहा हूं कि चूंकि मेयर और डिप्टी मेयर पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के थे,
और आज भी यहाँ की जनता मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। अगर ये तीनों एक होते तो निश्चित तौर पे थोड़ा हमारी मुश्किलें थोड़ी बढ़ी रहती, परंतु जब ये तीनों छिन्न भिन्न हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रोशनी जी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बिल्कुल वो निकल रही हैं और इतने अच्छे मार्जिन से निकलेंगे जितना इनका वोट नहीं आएगा। चलिए आशीष जी, आप भी आश्वस्त है कि एज अ होल एनडीए जो समर्थित उम्मीदवार है, आप लोगों की शहर में सरकार होगी? जी बहुत जल्दी हम लोग जब मतदान खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जो बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट है वो लोग विजयी होंगे। ये हम लोग का उम्मीद है और हम लोग भी पूरी ताकत लगाएंगे इस पर। ये हमारा चलिए, बहुत शुक्रिया दीनदयाल जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका, आशीष जी आपका, स्वामी जी आपका, बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो